नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कुनिचिवा and bonsoir in French. Pradeep ji. Habari yako jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Right, so lots of excitement over here in Maharashtra. We've had a hotel attacked because it hosted a stand-up comedian by the name of Kunal Kamra. Kunal Kamra is no stranger to controversy, of course. He's the man who confronted a journalist in a plane and then was banned from flying for about 2 months. There it is. Look at that. Look at that. Oh God, look at that. Anyway, उसके अलावा जहाँ तक कि महाराष्ट्र का प्रश्न है, प्रदीप जी, नासिक में जो मेन एक्यूज्ड हैं कहा जाता है, उनका घर जो है वो डिमोलिश कर दिया गया। Yes, नागपुर, yes. और इसके नागपुर में, सॉरी, नागपुर में, नासिक में नहीं, नागपुर में। और इसके पहले कि उनके घर वाले स्टे लेकर के आए, वो स्टे लेकर के आ गए बेचारे, और वो घर जो है तब तक डिमोलिश हो गया था। इट वाज प्लान, नोटिस भी पहले ही दे दिया था उनको कि भाई घर वालों की क्या गलती है, बट एनीवे दैट्स समथिंग फॉर द लॉ टू डिसाइड। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, नथिंग which is not a single boring or monotonous moment in Maharashtra. And at the moment with us we have a very distinguished panel indeed. We have our old friend Mr. Mukesh Gandhi with us. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सर, हाउ आर यू सर? अली दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब, हाउ आर यू सर? You ditched us last time. You ran away. Ali Daruwala Sahab, head of the minority cell of the BJP and a spokesperson for the RSS in Maharashtra. A very important gem for the Rashtra Swayamsevak Sangh, RSS. क्या बात है सर, और रॉकस्टार लग रहे हैं बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स आवर रियल रॉकस्टार, बड़े कितने महीनों के बाद नाजिर हुसैन साहब, दिलीप कुमार साहब है ही दिलीप कुमार। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल यूसुफ खान साहब लगते हैं। अरे सर क्या मतलब, he speaks very nicely. His of course he speaks beautifully, really sir. Very soothing to the ears. He speaks very beautifully, sir. क्या बात कर रहे हैं We sir? got all the three are very good speakers out here today. Fantastic speakers. So I hope you'll have a fantastic show. That's it. तो नासिर साहब पहले तो आप ये बताएं कहाँ चले गए थे सर? इतनी देर कैसे लग गई? क्या वैसे आपको रमजान मुबारक हो, क्योंकि इसके पहले मैंने रमजान की आपको मुबारकबाद नहीं दी थी। आपको रमजान मुबारक हो। तो इफ्तार हो गई सर, नमाज भी हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो मेरी प्रेयर हो गई। तो सर कहाँ गए थे आप? कहाँ गायब हो गए थे? किधर चले गए थे? क्या हुआ? ओवरसीज कांग्रेस का प्रोग्राम से मैं आउट ऑफ इंडिया अक्सर जाता रहता हूँ जी। इसी सिलसिले में थोड़ा विजिट रहता है मेरा, आपको पता ही है। क्या ओवरसीज कांग्रेस का क्या, जैसी आपने ओवरसीज कांग्रेस की बात करी, एकदम अली दारूवाला साहब के चेहरे पे चमक आ गई। क्यों आ गई ये मुझे मालूम नहीं। सैम पिट्रोडा, मगर सैम पिट्रोडा इज फ्रॉम सैम पिट्रोडा तो यूएस, इज ओनली ओवरसीज। तो नासिर साहब, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आप मिल रहे हैं, लोग आपको सुनने के लिए बड़े इच्छुक हैं। मैं चाहूंगा कि जरा आप बताएं अपने पर्सपेक्टिव से कि आजकल सर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वो कुणाल कामरा साहब ने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कुछ एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ, तो वो होटल भी तोड़ दिया, अब उनके खिलाफ शायद वारंट भी निकला, पता नहीं क्या कुछ है। ये क्या चल क्या रहा है सर, जरा बताएंगे छोटा बहुत प्लीज नासिर साहब। देखिए, मुझे तो ज्यादा मालूमात नहीं उन्होंने क्या बोला है, पर जहाँ तक मैंने आपके और मीडिया के थ्रू ही मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है कि उन्होंने एक गद्दार जैसे वर्ड का यूज जी कि कोई गुवाहाटी में छिप गया, कोई कैसे इसी तरह कुछ गाने गाए हैं वो जी। तो ये अल्फाज तो पिछले 23 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। जी। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, 50 खोखा ऐसे विधानसभा में नारे सुन रहे हैं। तो अब मैं ये देखता हूँ तो उद्धव ठाकरे पे एफआईआर कब होगा और उनके घर को कब तोड़ा जाएगा, यही आदित्य ठाकरे बोलते हैं, यही तमाम लोग महाराष्ट्र में बोल रहे थे। तो क्या सभी लोगों पे एफआईआर होगा? तो मैंने पहले भी कहा था संविधान पे ये हमला है। आर्टिकल 19 पे जब हमला होगा तो ये संविधान पे हमला होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 कहता है हमें बोलने की आजादी। कहाँ है हमारे बोलने की आजादी? जब हम उंगली और टीका टिप्पणी करें, आप बताइए ना हमारे गांधी फैमिलियों पे कितनी वार किया गया। आप अनुराग ठाकुर हो, गिरिराज सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, किस किस अल्फाजों से गांधी फैमिली को नवाजा है
वो अल्फाज को मैं आपके मीडिया पे भी रिपीट नहीं कर सकता, जी। किसी चैनल पे नहीं बोल सकता। तो क्या इन लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए? अगर किसी ने गलती की है, मैं बोलता हूं कमरान ने अगर गलती की है तो कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। पर शिवसैनिक कहते हैं कि हम मुंह पे कालिक दागेंगे, हम उन्हें सजा देंगे। क्या ये तालिबान राज है जहां लोग अपने हाथों में कानून लेंगे? ये सवाल उठता है। अगर यही तालिबान राज है तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही कितने लोगों ने, आदित्य ठाकरे से लेके तमाम लोगों ने इस तरह के अल्फाज, पर कोई आवाज नहीं हुई। मगर मैं फिर भी हैरान हो जाता हूं जब दारूवाला साहब बैठे हैं और दूसरे वक्ता बैठे हैं, आरएसएस के अच्छे जानकार लोग हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इसी महाराष्ट्र के धरती पे किया गया, तब इनकी खून में वह बगावत की आग क्यों नहीं जलती है? क्यों नहीं वो खून में गर्मी आती है? जब सावित्रीबाई फुले का अपमान किया जा रहा था तब कहां? आज एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अंबेडकर से ऊपर नहीं हो सकते। उनका अपमान यहाँ पे गवर्नर कर रहे थे बैठ के, उनके खिलाफ एक आवाज नहीं निकल रही थी। क्यों नहीं निकल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिवेदी, मुझे नाम भी भूल रहा हूँ, त्रिवेदी, उनके खिलाफ क्यों नहीं आपको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर। अल्फाज निकल जाती है, कभी कभी नाम जहन से निकल जाता है, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं गुस्सा दिखाते हैं? तो आज इन लोगों पे, कमजोर लोगों पे गुस्सा दिखा के आप ताकतवर बनना चाहते हैं। ये ताकतवर नहीं है। आप मुर्दों से लड़ाई लड़ सकते हैं, औरंगजेब एक मुर्दा है, उससे लड़ाई लड़ सकते हैं। एक कमजोर लोगों से लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ना था तो आदित्य ठाकरे से लड़ते, लड़ाई लड़ना था उद्धव ठाकरे से लड़ते, जो आपको गद्दार नवाज रहा था, आपको गद्दार कह रहा था, वहां आप खामोश थे। इसलिए कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आर्टिकल 19 पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी जैसे संविधान को उठाकर कुणाल कामरान ने वो संविधान दिखा दिया, बोला अगर संविधान के हिसाब से मैं दोषी हूं तो संविधान के हिसाब से मैं माफी अगर अपोलोजाइज करूंगा, आई एम कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग। बट देवेंद्र फडणवीस जी ने उसी बोले कि यही संविधान हाथ में रखे, राहुल जी जैसे रखते हैं, बट संविधान पढ़े नहीं है तो where your right, your fundamental right ends where my nose begins, वो देवेंद्र फडणवीस जी ने सीख दिया नासिर हुसैन साहब। ठीक है सर, ठीक है, मैंने कहा ना, संविधान के हिसाब से अगर वो गलत है उसे सजा दीजिए, कानून के हिसाब से सजा दीजिए। मगर कोई कहे मैं उसे मारूंगा, तालिबान राज बनाऊंगा, उसकी मुझे मुखालफत है। अगर उसने किसी अल्फाज के हिसाब से आपको नाराजगी है तो एफआईआर कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए, कानून के हिसाब से। मगर यही चीज तो आदित्य ठाकरे बोल रहे थे, वहां क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? यही चीज तो उद्धव ठाकरे भी बोल रहे थे, तो आज भी संजय राउत बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कौन सा होम मिनिस्टर एक्शन लेंगे, ये पूछना चाहता हूं। एक कॉमेडियन के खिलाफ तो आपने एक्शन ले लिया, पर इनके खिलाफ क्या लेंगे आप? तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना, लोगों की बोलने की आजादी खत्म हो रही है। यही तो हमारे राहुल गांधी कहते थे, ये संविधान पे हमला है, लोगों की बोलने की आजादी नहीं होगी। कभी आप नहीं देखेंगे किसानों के लिए लोग रोड पे उतर जाए, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर बात कर ले, उस पर कभी बात नहीं होगी। मैं बार बार आता हूं आपके चैनल पे या कहीं भी जाऊं, मैं ये मुद्दा उठाता हूं। यही आंदोलन अगर किसानों के फेवर में कर रहे होते तो महाराष्ट्र की हालात बदल जाती, लोगों को रोजगार मिल जाती, जो कंपनियां बाहर जा रही है वो वापस, तो वहां वो खून में गर्मी नहीं आती। तो आप पूछ लेते हैं सर, खून में गर्मी क्यों आ जाती? तो नासिर साहब पूछ लेते हैं अली दारूवाला साहब से, भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस के लिए मैं जाऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए मुकेश गांधी साहब के पास, बिकॉज मुकेश गांधी साहब यूजुअली हैज अ वेरी नेशनलिस्टिक व्यू। तो अली दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब, आप ये बताएं सर कि जब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से माफी मांगी, और हमारे जो गवर्नर थे यहाँ पे भरत सिंह कोश्यारी साहब, उन्होंने सावित्रीबाई फुले के बारे में ना जाने क्या कुछ कहा, और छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई और जीजा माता के बारे में भी कुछ कहा, तो उस वक्त ये सब क्यों नहीं हुआ सर? ये तो एक कॉमेडियन है, ही इज टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिशियन। आई लाइक मिस्टर शिंदे, शिंदे इज अ ग्रेट गाय। I mean, I personally, it is my personal opinion that out of the 3 people at the moment at the helm in Maharashtra, he is possibly one of the most, he's I think the more dynamic of the 3. अब आप बोले सर। करेक्ट, जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड राइट। जैसे हमारे मित्र ने कहा यहाँ पर, तो कुणाल कामरान के कॉमेडी शो के ऊपर अटैक हुआ और वहाँ पे जो कुर्सी फेंके और होटल तोड़े, उसके बारे में
टिप्पणी, वो विषय के बारे में टिप्पणी करते हुए मैं स्पष्ट स्टैंड लेता हूँ। कुणाल कामरान इज अ कॉमेडियन, इट हैज टू बी टेकन इन अ लाइटर नोट। उसे इतना सीरियस लेकर उसे तोड़ फोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक ये एक जो स्टैंड अप कॉमेडी होता है, वहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं, एक स्पेशल किस्म का तबका होता है। दे गो इन अ लाइटर मोड, सबके बारे में वहाँ बात होती है, इंडिविजुअल रिमार्क्स होते हैं। अगर आपके अंदर वो सुनने की सहन शक्ति नहीं है तो आप वहाँ पर मत जाओ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा इन्होंने कहा, ये एक माहौल है जहाँ पर ये जोक्स क्रैक किए जाते, ये ऑन अ लाइटर साइड है। ये इसको एक एंजॉयमेंट, एक एंटरटेनमेंट के जरिए से लेना चाहिए, ताकि उसको इतना सीरियस लेना चाहिए। हाँ, अगर मैं एक पॉलिटिशियन होकर मैं कुछ कहता, किसके डिसऑनर में अगर मैं कहता, तो मैं माफी मांगना ये लाजमी है, क्योंकि ये मेरे पार्टी का स्टैंड है। कुणाल कामरान ये एक इंडिविजुअल कॉमेडियन है, कॉमेडियन को सीरियस लेकर इतना वो तोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो एक किस्म का एक कैप हो जाएगा। डेफिनेटली यू कैन नॉट मेक अ जोक आउट ऑफ समबडीज एक्सपेंस, बट इट्स अ जोक, वी शुड टेक इट एज अ जोक, टेक इट इन अ लाइटर मोड। ये जो हुआ, ये चीज की मैं निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। दारूवाला साहब, देवेंद्र फडणवीस जी खुद कहा कि he has to apologize। फडणवीस साहब ने कहा he has exceeded what is normal comedy। ये नॉर्मल कॉमेडी नहीं है, ये इंसल्ट है, ये इंसल्ट किया उसने। he doesn't understand the constitution that he is holding in his hand, and he went further to say that like Rahul Gandhi ji, he has not read the constitution। अगर संविधान पढ़ते तो ये डिरोगेटरी, डिफेमेटरी, ये कॉमेडी से आगे बढ़कर इंसल्ट है, and he should apologize। this is फडणवीस जी स्टैंड, देवेंद्र जी का। आई अग्री, ऑनरेबल फडणवीस जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, एक जो जोक बनाया, अगर उसने उसका सॉरी बोल दिया तो ये बात उधर खत्म होती है। उसे इतना एलोंगेट, इतना स्ट्रेच करने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर एक दायरे में रह के एक जोक होता है, किसी का पर्सनल रिमार्क, वल्गर रिमार्क्स, ये आई डू नॉट नो, पीपल हैव नॉट सीन इट, ये कैसे कॉमेडीज होते हैं। अगर आप अब्रॉड जाके देखेंगे, जब हम बोल रहे कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम लिबरेट हो रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो वाकई अगर कोई अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है। ये सबका एक समीकरण लेके हमें आगे बढ़ना है। ये मेरा व्यू है, मैं आपको वापस रेकमेंड कर रहा हूं, ये बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जी, धरवाला साहब, कैन आई स्टॉप यू फॉर अ सेकंड? जस्ट वन सेकंड, क्योंकि आपने विदेश की बात करी। सर, हैव यू सीन द स्टैंड अप कॉमिक्स in America and the kind of jokes that they crack about Donald Trump? I know. You know Stephen Colbert, Jimmy Fallon, people like that. Taking it in a negative note, I take it in a positive note. क्या आजकल का एजुकेशन, have we lost our sense of humor? लोगों से क्या चाहता है अली दारूवाला साहब, have we lost our sense of humor? कर रहे, ये सीखने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म है। So sir, have we lost our sense of humor? Is that what has happened? No, we have not. It is, I think, just knee-jerk reaction. They did not take it well. Things are not happening well. Sir, the Shiv Sainik went and broke up the महाराष्ट्र के अंदर माहौल, सर वो होटल की क्या गलती थी सर? वो होटल के मालिक की क्या गलती थी? Gone down well, but it can be finished if Kunal Kamran ji just says sorry and finish it off, and just be little sensitive about people and where he's standing, especially in Bombay. You cannot go to Bombay and mock the Thackeray family and the Shinde family. It is not done. I think we should leave it at that. And definitely, if Kunal because you know, sorry, it can all the Shiv Sena leader says, remember we are Shiv Sainiks। हम शिव सैनिक है, हम मंत्री बाद में हैं, हम पहले शिव सैनिक है। तो शिव सैनिक शिव सेना जैसे आपने पनिशमेंट देंगे। That's what they said, the minister। All right. So before I come to Mukesh Gandhi, I think we must welcome Mr. Manish Patre। Manish Patre साहब of the MNS। मनीष जी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनीष जी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, ये जो कुणाल कामरा वाला जो इशू है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये वो बेचारे होटल वाले की क्या गलती थी यार? वो होटल तोड़ दिया पकड़ के, जहाँ पर वो इवेंट होस्ट हो रहा था। ये तो तमिलनाडु में चला गया, पुडुचेरी में चला गया, ये तो कुणाल कामरा यहाँ से। तो मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गौर करना चाहता हूँ जी कि आप मेरे वॉल पे जाएंगे तो 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये पब्लिक के लिए सोशली वीडियो था।
कि महाराष्ट्र की जो आज की जो स्थिति है उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया था। हम लोग मतलब आपका भी कुछ कर्तव्य है कि हम जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उसका एंड कहाँ पे होने वाला है, जी उससे क्या आउटपुट मिलने वाला है लोगों को। ये महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए, इस देश की जनता के लिए इम्पोर्टेंट चीज है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अभी ये चौथा वीक चालू है बजट का, हमारे जो अधिवेशन चालू है उसमें जी 4 वीक में ये कुणाल कामरा है, मराठा आरक्षण है, देशमुख हत्याकांड है, या फिर वो खोकिया भाई है, ये कौन है, ये कैरेक्टर आते कहाँ से। हर 15-20 दिन के अंदर एक नया कैरेक्टर खड़ा किया जाता है। फिर दिशा सालियन के पप्पा आ गए हैं, फिर उसके बाद ये अभी कुणाल कामरा आ गया। हर लोगों को उनके माइंड के ऊपर हम एक नया सब्जेक्ट डाल रहे हैं, जिससे उनके माइंड से पिछला जो सब्जेक्ट है ये निकल रहा है। पहली बात तो कुणाल कामरा कॉमेडियन है, और जो कि आज अटैक किया शिवसेना ने, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है अभी, उन्होंने अटैक किया। ये बैठे हैं गवर्नमेंट में, इनके पास पूरे अधिकार थे। अगर उनके भाषा में कुछ गलत था, उन्होंने कुछ गलत दोहराया है, तो उनको अरेस्ट करके डाल सकते थे। ये नया अभी कुणाल कामरा खड़ा कर दिया गया। इसके 10 दिन पहले आपको भी मालूम है, ये अभी कोरटकर को 1 महीने के बाद अरेस्ट हो रही है, जो कि छत्रपति शिवराय के विरुद्ध में, छत्रपति संभाजी राजे के विरुद्ध में महाराष्ट्र में बात करता है, जो महाराष्ट्र का है, उसे 1 महीने के बाद अरेस्ट होती है। ये कामरा बिमरा है कौन? वो उनका धंधा कर रहे हैं, उनके धंधे में उन्होंने जो करना है वो आप इंक्वायरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे कहाँ है? लोगों को रोजगार की समस्या है। रास्ते के ऊपर मतलब जो मुख्यमंत्री जब शिंदे साहब थे, उन्होंने जो कंक्रीट के सीसी रोड बनाए मुंबई में, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने वाले एमएलए बीजेपी के हैं, अमित सटम। क्या चल रहा है गवर्नमेंट में? कहाँ है लोगों के सब्जेक्ट? लोगों को ये सब चाहिए। लाडली बहन को 2100 रुपया देने वाले थे, उनका जो 1500 रुपया वो भी नहीं आ रहा है। कुछ गाँवों में तो ऐसा पता चला कि ये अधिवेशन में 9.5 लाख लाडली बहनों, जो कि खेती के रिलेटेड उनको सेंट्रल से पैसे आते थे, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी 6000 रुपए देते थे, ऐसे साल के 12,000 रुपए मिलते थे। उन्होंने ये लाडली बहन का अगर लाभ लिया होगा तो उनको 9.5 लाख बहनों को वो लाभ बंद कर दिया गया है, जो मतलब 6,000 बंद कर दिया, 6,000 देती थी, और ये लाडली बहन का भी लाभ बंद होने वाला है। तो ये सब जो, ये मैं तो बोलता हूँ, ये सब जो हम लालच दी थी, इससे मैं लास्ट अपने के पहले जब हम बात किए थे तभी बताया था कि महाराष्ट्र को ये सब। जी पाटिल साहब, खोकिया भोसले के बारे में, खोकिया भोसले के बारे में राज साहब ने कहा महाराष्ट्र के असेंबली में एक ने अनेक खोकिया भोसले मिलेंगे, तो एकदम जबरदस्त विवाद पूरे बीजेपी वर्सेस एमएनएस हो गया। आशीष शेलार कुछ करने लगे, प्रसाद लाड, अलग अलग नेता आरोप लगाने लगे। तो किस प्रकार से देखते हो, सच्चाई में क्या खोकिया भोसले पूरे असेंबली में और भी लोग हैं या भरा पड़ा है खोकिया भोसले का? सर आप खाली आज बीड़ जिला का जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब ये धनंजय देशमुख की हत्या हो या फिर ये जो सब टॉपिक है, खोकिया भोसले वगैरह, ये सब टॉपिक, वॉइस आप बंद कर दिए। क्या क्या चल रहा है? बीड़ महाराष्ट्र के ही अंदर है, बीड़ में हमारा ही शासन चालू है। ये खोकिया भोसले वगैरह ये कहाँ से आ जाते हैं? ये आके यहाँ पे ये सब क्या चालू है? और ये एक तो किसी के तो हाथ के नीचे का है, उसका जो आका है, अभी वो बीड़ से ही ये वर्ड आया है आका, जो अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। ऐसे बहुत से आका असेंबली में बैठे हैं। ऐसे उस दिन राज साहब ने कहा कि उन्हें फाइंड आउट करो उनके ऊपर। और जो मैं बात करना है वो 30 तारीख को, जो कि गुड़ी पाड़वा के दिन हमारी जो सभा है छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में, दादर में, वहां पे ये सब टॉपिक के ऊपर महाराष्ट्र के जो राजकारण जो चालू है, इसमें से कॉमन मैन के हाथ में कुछ नहीं, इस सब के ऊपर राज साहब 30 तारीख को बात करने वाले हैं। So let's go across to Mukesh Gandhi साहब. He has not spoken up till now. Mr. Mukesh Gandhi of the Ajit Dada Pawar NCP. मुकेश गांधी साहब, जो अभी मनीष पाटरे साहब ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा नासिर साहब आप भी जरा इस पे जरा ध्यान दें, क्योंकि उस मुकेश गांधी साहब के पास मैं आपके पास आ रहा हूं। सर क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाड़की बहन योजना के बारे में जो अभी मनीष पाटरे साहब ने बात बताई कि सरकार की तरफ से
जो किसानों को किसानी में जो हमारी महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपए केंद्र सरकार से आता था और 6,000 रुपए महाराष्ट्र की सरकार से आता था। लाड़की बहन योजना का फायदा जिन्होंने लिया है वो 6,000 रुपए अब उनको नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, बीड़ का मसला हो, जहां पर हमारे आदरणीय सम्मानीय धनंजय मुंडे साहब, ही इज बिकम द हीरो ऑफ बीड़, मतलब लाइक द गॉडफादर। और जो वो क्या नाम है, वाल्मीकि कराड़ साहब तो आईसीयू में है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं करते हैं अंदर, मतलब जबरदस्त, ब्रिलियंट। और परभनी के बारे में सर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और उसके बाद जब भी बजट के ऊपर कोई डिस्कशन होना होता है, सबसे पहले औरंगजेब आ जाते हैं, ठीक है सर, उसके बाद ये खोकिया साहब आ जाते हैं, और उसके बाद अब ये कुणाल कामरा आ जाते हैं। सर ये चल क्या रहा है? आपको लगता नहीं है मुकेश गांधी साहब कि ये बहुत बढ़िया तरीके से कोई एडवाइस कर रहा है कि कोई सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन ना हो? मुकेश गांधी साहब, जितने करंट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, उसमें जबरदस्त करंट लगा हुआ है। और ये करंट ऐसा लगा है कि कहीं कोई चीज में ब्लास्ट नहीं हो जावे जी। फिर भी जो राजकारणी लोग हैं, जो सत्ताधारी वर्ग है, उनको ध्यान ये रखने की आजकल की तारीख में जरूर है कि कॉमन मैन का जो इश्यू है उनके ऊपर ये असेंबली में जिस तरह से डिस्कशन होना चाहिए वो कम हुआ है। भले मैं शासन पक्ष के अंदर हूं, पर मैं भी ये कहना चाहता हूं कि लोगों की समस्याओं का जो उपाय होना चाहिए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी ये जो कामरा के बारे में, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, पर मैं एक कामरा जैसे कलाकारों को एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसे पहले सत्यमेव जयते में आमिर खान ने अपने नोशंस को, अपने मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए उसने हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर और बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सत्यमेव जयते के नाम के प्रयोग से प्रहार किया था, तब भी हिंदुस्तान में विरोध हुआ था। कोई भी आर्टिस्ट होगा, जब वो आर्टिस्ट अगर किसी भी नेता या हमारे देश के चरित्र जो पुरुष है, जो कैरेक्टर्स है हिस्टोरिकल और कोई भी होंगे, उनके बारे में जब ये कलाकार लोग जब कुछ भी बोलते हैं तो उनको पनिशमेंट तो होनी ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप देखो कि एक प्रकार की स्टाइल हो गई है। पहले कॉरपोरेशन के बारे में उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी प्रहार करने के लिए एक वीडियो एक लड़की ने बनाई थी, तो उद्धव ठाकरे जी ने भी उसको बैंड किया था। वहां भी शिव सैनिकों ने उनके घर पे जाके, वो लड़की के घर पे जो जिसने वीडियो बनाई गाई थी, उनके ऊपर भी तोड़फोड़ की थी। तो ये एक मेंटालिटी है कि जो भी आर्टिस्ट है वो आर्टिस्टों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जैसे आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे कई कलाकार हमारे हिंदू देवी देवता के ऊपर कुछ भी प्रहार करते हैं। जैसे आमिर खान ने अपने एक पिक्चर के अंदर भी इसको मिसफायर किया शंकर जी को। तो ये दिस इज नॉट टू बी अलाउड, और उनको मैं कंडेम करता हूं कि ही शुड बी पनिश्ड। और दूसरी बात है कि असेंबली में खाली ये टॉपिक चलते हैं और ये लाड़की बहना का टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कस नहीं होता, ये बात गलत है। आप उनका पूरा प्रोसीजर दीजिए। ये टीवी मीडिया जो है वो सोशल मीडिया और टीवी मीडिया इन बातों को, जो बात बाहर दिखती है उसको ग्लोरीफाइड करके रजूआत करते हैं। बाकी आज की तारीख में अजीत पवार जी ने बहुत ही सिस्टमेटिकली पूरा प्लानिंग किया हुआ है, और 2100 रुपया जो बहनों को देना है, लाड़की बहनों को, वो मिलेगा। और जो 6-6 हजार का जो किसान की जो हमारे एमएनए के दोस्त ने बात किया, उसका भी यही मुकेश गांधी साहब, और मुकेश गांधी साहब यही प्रॉब्लम है। अजीत पवार, मेरी बात सुनिए, बोलिए। अजीत पवार जी पूरे जागरूक है, देवेंद्र फडणवीस शिंदे जी भी जागरूक है, और ये तीनों मिलकर के लाड़की बहन योजना, किसानों को जो वायदा दिया है वो, ये सब डिस्कस हुआ है एट लेंथ इन द हाउस इन 3 वीक के अंदर। 4था वीक चल रहा है। पूरे सेक्रेटरीज के साथ आप कनेक्ट कीजिए। बट मुकेश गांधी साहब यही तो पॉइंट आउट कर, अजीत पवार जी खुद कंफ्यूज है।
पहले उन्होंने कहा कि 2100 हमने नहीं प्रोला था, आप मुझे दिखाओ। उन्होंने चैलेंज किया पत्रकारों कि आप मेरा बाइट दिखाओ कि मैंने कब बोला था 2100 दूंगा। अजित पवार वाज कंफ्यूज। एंड देन अभी जब राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि 1500 वाज अ ब्राइब, आप ब्राइब मनी देके विदाउट वेरीफाइंग स्टेटस आपने सबको पैसे दे दिया, पहले अकाउंट में डाल दिया, इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आप बोल रहे कंडीशन हो गया, ये कंडीशन में नहीं देंगे, वो कंडीशन में नहीं देंगे, तो 2100 नहीं है, वो पैसा आएंगे तभी देंगे। तो ये एक प्रकार से छल भी हो गया, ब्राइब भी हो गया। मुकेश गांधी साहब, नहीं, ये बात गलत है। अप्रैल महीने के एंड तक में पूरा सब रेगुलराइज हो जाएगा और लाड़की बहनों के अकाउंट में 2100 रुपया जाएगा। और सरकार की, केंद्र की सरकार की कोई भी योजना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कैन नॉट डिनाई। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो 50% आता था, नो सर आप सर शायद आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा ये महाराष्ट्र नहीं कर सकता है। डबल सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। केंद्र से 6000 रुपए आ रहे थे और महाराष्ट्र सरकार से 6000 रुपए आ रहे थे। वो 9.5 लाख लोगों को 6000 रुपए मिलने बंद हो गए जो सरकार से आए हैं, हमारी सरकार से, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हें लाड़की बहन वाला तो दे दिया है, अब ये 6000 भी दे क्या? ये हुआ है सर ना। लेट मी गो अक्रॉस टू, ये सब प्रोसेस में है। देखो क्या है सर प्रोसेस गवर्नमेंट के पास। सर लेट्स नॉट गो देयर। मुकेश गांधी साहब, डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा मत करो। क्या है हर स्टेट सर, अभी तो 6 महीने हुए सर, अभी तो पूरा 6 महीने नहीं हुए, 3 साल होने को आ रहे हैं। आप ही की सरकार है। अगर ये देखो ऐसा है, शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार या अजीत पवार अगर लोगों का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगी तो लोग भी उनको जवाब देंगे। एब्सोल्युटली राइट। सो लेट मी गो अक्रॉस टू नासिर साहब। पर सर प्लीज सर, may I please? उनको पूरा ये मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, I agree with पैसा मिलेगा। सर you made your point. Let me go across to नासिर साहब। नासिर साहब, अब आप ये बताएं, जैसा आपने देखा दारूवाला साहब हो, मुकेश गांधी साहब हो, दोनों ने भरत सिंह कोश्यारी साहब के बारे में कोई बात नहीं करी। हमारे आदरणीय सम्मानीय, क्या नाम है उनका, त्रिपाठी साहब, क्या है, त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला उसके बारे में कोई बात नहीं करी। ये जो कौन है, शाहपुरकर, वो शोलापुरकर एंड दैट फेलो हु हैज बीन अरेस्टेड, जिसका क्या नाम है, कोरटकर, इसके बारे में कोई बात नहीं करी। अब और ना ही ये बात करी कि जो एक्शन अभी कुणाल कामरा के खिलाफ तथाकथित तौर पे लिया गया है, और उस होटल वाले की क्या गलती है खार में बेचारे की, उसका होटल तोड़ताड़ दिया। मेरा ये कहना है कि जैसा आपने कहा, आदित्य ठाकरे साहब हर एक को मालूम है कहां रहते हैं, मातोश्री में, तो वहां पर कुछ करना चाहिए था ना। वो तो ना जाने कब से कह रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं, पता नहीं क्या गद्दार और ये और क्या खोके, एवरीथिंग ओके, 50 खोके, ऐसा कुछ बोले जा रहे हैं। तो नासिर साहब अब आप बताएं ये चल क्या रहा है, वो व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जब भी कोई गंभीर, जैसा अभी पाटरे साहब ने बोला एमएनएस के, कि जब भी कोई गंभीर डिस्कशन का टाइम आता है तब कुछ ना कुछ ऐसा शगुफ्ता सामने आ जाता है। अब आप बताएं नासिर साहब। एमएनएस के वक्ता ने जो बोला वो गलत नहीं है, ठीक ही बोला उन्होंने अपनी राय जो दी है बेहतरीन राय है कि किसी इशू पे बात करना हो तो एक नई टॉपिक रोज आ जाती है। अभी दारूवाला साहब ने बोला मैं कंडेम करता हूँ, मुखालफत करता हूँ, मुझे नहीं मालूम वो ऑफिशियल प्रवक्ता होकर इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं, जबकि उनके पार्टी की लाइन है। खुद होम मिनिस्टर ने बोला कि मैं एक्शन लूंगा जी। तो फिर एक बीजेपी के प्रवक्ता इस बात से डिनाई करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि पार्टी की लाइन क्या है और सरकार की लाइन क्या है। ये दारूवाला साहब से जब आप नेक्स्ट टाइम में पूछेंगे तो वो इसका जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास सवालों का जवाब नहीं है तो दामन बचा के निकल लेना चाहिए, कभी कंडेम कर देना चाहिए, कभी ये। तो मैं थोड़ी सी अपने बजट पे बात करी तो मैं 2-4 लाइन बजट पे बात करता हूं, क्योंकि मैंने पहले लाइन में बहुत सारी बातें बोल दी, उसी चीज को मैं रिपीट करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। लाडकी बहन योजना में इन्होंने कहा कि अजीत पवार साहब ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 2100 रुपया प्रति माह मिलेगा। भी 15 सॉरी जी, बोलिए प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। कोई बीच में मुझे वो पाटरे साहब बात कर रहे हैं किसी से, आप बोलिए 2100 रुपया प्रति माह देने की बात करी थी, पर अभी 1500 भी नहीं आ रहा है। 36,000 आवंटित किया है,
36,000 करोड़। पर वो कब बांटेंगे इसके पास, अजीत पवार साहब के पास कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि खुद कंफ्यूज है। दूसरी रही महंगाई और टैक्स की, तो वाहन टैक्स के ऊपर उन्होंने बढ़ोतरी की है, जिससे आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। हर चीजों पर टैक्स बढ़ाया, तो अभी इन्होंने वाहन के ऊपर टैक्स बढ़ाया, जो कि महंगाई, तेल, खाने पीने की चीज जो महंगी है। बेरोजगारी और जमीनी हकीकत क्या है, देखिए सरकार ने कहा था 50 लाख नौकरी मिलेगी, लेकिन पहले से जो रोजगार देने का वादा किया था शिंदे साहब ने, वो रोजगार कहाँ है? उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए, उस वादे के ऊपर कभी ये बात नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, किसानों का सबसे अहम मुद्दा है, किसानों के कर्ज माफी के ऊपर कोई ठोस योजना नहीं है इनके पास। कैसे उनके किसानों की हालात बदलना है, कैसे उनके कर्ज से उनको निकालना है, कैसे उनको सब्सिडी देना है, उसके ऊपर बजट में कोई चर्चा नहीं। मुंबई या महाराष्ट्र में विकास पक्ष दो तरह का महाराष्ट्र में चल रहा है। एक हो रहा है मुंबई में बहुत विकास है, तो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, इन इलाकों में क्यों नहीं विकास की गंगा बहाना चाहते? सिर्फ चंद इलाकों में किसके लिए काम करना चाहते हैं? गुजरात से अच्छी कनेक्टिविटी हो, यहाँ से अच्छी कनेक्ट, मगर क्या मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए? उनके लिए क्या है, वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप जब देखेंगे इनके बजट में दिखावा है, चुनावी स्टैंड है, चुनावी के हिसाब से ये बातें करते हैं। कभी आप देखेंगे मुगलिया सल्तनत पे बात करेंगे, नाज़िर हुसैन साहब, वही उधर ही आ रहा हूं। अब फडणवीस साहब ने कहा कि औरंगजेब का तारीफ करने वाले और छत्रपति को इंसल्ट करने वाले को हम खबर से भी खोद के निकालेंगे, खबर से भी निकालिए। जहां बुलडोजर चलाना है वहां बुलडोजर चलाएंगे, जहां देशद्रोह का केस करना है वहां देशद्रोह का केस करेंगे, इतना तक कि खबर से भी खोद के निकालेंगे। निकालिए ना सर, मैं कहता हूं निकालिए। फिर गवर्नर कोश्यारी जी के खिलाफ निकालिए ना, सुधांशु त्रिवेदी के सामने निकालिए ना, आप निकालिए ना। मैं कहता हूं अगर चलिए औरंगजेब की कहानी को हिस्ट्री से, इतिहास के पन्नों से आज मिटा दीजिए, तो महाराणा प्रताप की गौरव की कहानी पर तुम किसे सुनाओगे? छत्रपति शिवाजी के महाराज की गौरव की कहानी तुम किसे सुनाओगे? बिना इस मुगलिया सल्तनत की इनकी इतिहास बनेगी? मुझे यह बता दिए, चाहे वो हल्द्वानी हाटी का हो, आपके चाकन की लड़ाई हो, जहां औरंगजेब को चाटने पिलाया, उन्हें घुटने पे लाया, अंग्रेजिया सल्तनत को हिला दिया, वो उस गौरव की कहानी आने वाली जनरेशन को कौन सुनाएगा? बिना छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव बिना मुगलिया सल्तनत के बन सकता है? उनकी बायोग्राफी कभी बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब तक मुगलिया सल्तनत का इतिहास रहेगा, इनकी गौरव अपने आप आवाज देती रहेगी। मगर इनको मिटाना, सुनिए सुनिए ना सर, सुन लीजिए। औरंगजेब के बारे में अच्छा बोलने का आपको नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? औरंगजेब के लिए अच्छा बोलना है क्या आपको? सर मेरी बात मुकेश गांधी जी उनको बोलने दीजिए। सर मुकेश गांधी जी उनको बोलने दीजिए। नहीं करूंगा, आप फिर बोल लीजिएगा, आपका वक्त है। फिर मैं, क्योंकि मेरे गले की इशू है, मैं बहस नहीं कर सकता, तो मैं आपकी टर्म आया, बात कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुगलिया सल्तनत से मोहब्बत हमारे लिए आइडियल है बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे लिए आइडियल है छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे लिए आइडियल है महाराणा प्रताप, हमारे लिए आइडियल है सावित्रीबाई फुले, हमारे लिए आइडियल है आजाद भगत सिंह, हमारे लिए आइडियल है मौलाना आजाद। ये हमारे आइडियल है। हमारे आइडियल ये नहीं हो सकते हैं। आपके लिए आइडियल हो सकते हैं औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब का नाम कौन लेकर आता है? हमारे लिए तो वो नामो निशान मिट चुका है, हम कभी उसके नाम को भी नहीं लाते। हर इलेक्शन में मुगलिया सल्तनत को जिंदा कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी एसोसिएट पार्टी करती है। कभी कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां ने उनकी नामों अबू आजमी ने किया था। अबू आजमी, हमने कहा, सुनिए सर, हमारे आइडियल ये महानायक हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये हमारे लिए आइडियल है। आपके लिए आइडियल मुगलिया सल्तनत हो सकती है, तभी आप उनके नाम लेते हैं। हम तो नाम नहीं लेते हैं। हमारे लिए वो इतिहास के उस कोने में एक कचरे के ढेर में पड़े हैं। हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है। मगर पता नहीं कैसी मोहब्बत है मुगलिया सल्तनत से। जिंदा भी आप करते हो, मारते भी आप हो, कब्र से भी आप एएसआई, आप अभी कब्र तोड़ सकते हो क्या? आप कानून अगर आप जानते होंगे तो कानून के हिसाब से एएसआई से अब पहले उसका नाम हटाना पड़ेगा, तभी आप कब्र तोड़ सकते हो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, इस सरकार को गिर जाना पड़ेगा। पर आपको कुछ बकवास करना है, सिर्फ बोलना है, कुछ टेक्निक मालूम नहीं है, तो आप एएसआई से नाम क्यों नहीं हटवाते हो?
एएसआई से नाम हटाओ, कल जाके कब्र तोड़ दो। किसने रोका है आपको? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ आपके पास है। सिर्फ मीडिया में मिलना है, एक कौम को लड़ाना है, धार्मिक मुद्दों पे लाना है, क्योंकि आपके पास रोजगार बेरोजगारी के ऊपर बात करने को नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करने के लिए नहीं है, तमाम चीजों से बात, तो आप इन मुद्दों को ले आते हो। तो एएसआई से नाम हटा के कल गिरा दो। कांग्रेस रोक रही है, शरद पवार साहब रोक रहे हैं, उद्धव ठाकरे रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? गिराओ, हम भी चलते हैं आपके साथ, है हिम्मत तो कल गिराओ। पर गिराओगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके टीवी पे डिबेट में आओगे, बोलोगे मैं गिराऊंगा। अरे गिराओ ना, कल गिराओ। मैं चैलेंज करता हूं, है हिम्मत तो कल गिराओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? तो लेट मी गो अक्रॉस टू पठारे साहब। पठारे साहब, एक और भी चीज सामने आई अभी अभी, ये हमारे मित्र जो है आशीष शेलार साहब, उनको झोलर कहा गया, आशीष झोलर साहब। सर ये क्या है, जरा बताएंगे प्लीज पठारे साहब। सर, आशीष शेलार साहब ने जो राज साहब के ऊपर स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर हमारे जो कभी जो डिक्लेयर हुए मुंबई के शहर अध्यक्ष, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, कि हम ये जो डिबेट कर रहे हैं, मैं बहुत जेन्युइन बात करना चाहता हूँ। मुझे आप एक 5 मिनट दीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज ही की एक घटना है जिसमें जो नागपुर का जिसने दंगा किया, वो दंगे में जो मुख्य आरोपी है, उसकी आज घर की कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, वो तोड़ने के लिए बीएमसी सुबह सुबह पहुंच जाती है। वो घर तोड़ना चालू हो जाता है हार्ड एंड फास्ट में, बहुत जल्दी में करना था। चलो वो जो उसने दंगे भड़काए होंगे, लेकिन इसने किसके कहने के ऊपर दंगे भड़काए? खुद उसकी तो वो आदमी को देख के तो लगे नहीं किसी को, या उनके पहचानने वाले भी कोई बोल नहीं सकते कि ये खुद दंगे करा सकता है। तो उसके पीछे कौन है? जो कौन है उसको भी सजा होनी चाहिए। इनका जो आका होता है ना, ये आका गिरफ्तार होना चाहिए। मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ कि उसको वो जो कार्रवाई चालू थी बीएमसी की, उसको स्टे मिला है कोर्ट से, लेकिन वो स्टे के पहले ही ये जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था, ये तोड़ना चालू हो गया था। इसका मतलब अगर कोर्ट उसको स्टे दे रही है, बीएमसी उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रही है, तो बीएमसी ये कंस्ट्रक्शन बनने के बाद इतने दिनों तो क्या कर रही थी? ये मेरा पहला सवाल है जी। वो दंगा भड़काया है, वो औरंगजेब का प्रेमी है होगा, उसे गोली मार दो अगर कायदे में बैठता है तो, कायदे में जो बैठता है, क्योंकि हम संविधान को पकड़ के चलते। अगर हमारे हक के लिए अगर हमें 2 हाथ उठाने भी पड़ते तो उतनी सिचुएशन आने तक हम रुकते नहीं है। मैं आपको यही बात शुरुआत में ही जो बताई कि महाराष्ट्र में 3 साल पहले 2 बड़ी पार्टियों से अलग निकल के 2 नई पार्टी खड़ी हो चुकी जी। उसके बाद जो हालत चालू हुई कोर्ट में, जो चालू था वो कोर्ट के बाद, जब ये महाराष्ट्र में इसके खिलाफ पूरे सब जनता में एक आवाज थी कि ये गलत हुआ, ऐसा एथिक्स नहीं है महाराष्ट्र के, तभी इलेक्शन आती है। वो इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में अपोजिशन को अच्छी वोट मिलती है। 6 महीने के बाद हमारी महाराष्ट्र की स्टेट की इलेक्शन आई। उस इलेक्शन में जो रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट के ऊपर खुद जो सत्ता में बैठे वो बिलीव नहीं करते। लोगों को विश्वास नहीं था कि जो पार्टी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक दूसरे पार्टी से निकल के बनी हुई है, उसको इतने भरघोस वोट मिले हैं, और कोर्ट उसके ऊपर अभी तक डिसीजन दे नहीं रहा है। कोर्ट ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर डिसीजन दे रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और वही न्यूज हम देख रहे हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा कि पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ रोष था। फिर अचानक हमें मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से बाहर आया, फिर वो मराठा आरक्षण के मुद्दे ने पकड़ ली। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का मालवण में एक स्टैचू गिर जाता है। वो गिरने के बाद वो स्टैचू का जिसने डिजाइन बनाया था, वो स्टैचू जिसने बनाया था, ये लोगों को अरेस्ट होता है। लेकिन ये स्टैचू के ऊपर निगरानी रखने वाला पीडब्ल्यूडी का एक भी बंदे को आज तक अरेस्ट नहीं हुई। उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, उसके ऊपर सब चुप है। फिर संतोष देशमुख हो गया। फिर हमें भीड़ में पता चला कि ये भीड़ में बहुत, मतलब ये महाराष्ट्र नहीं है, ये कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी कोई लॉ को मान ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था। संतोष देशमुख के बाद सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या होती है। उसके बाद वाल्मीकि कराड़ का एक महीना, पूरा 1-1.5 महीना वाल्मीकि कराड़ टीवी पे चला। उसके बाद वाल्मीकि कराड़ खत्म नहीं होता है तो आपको मालूम होगा कि अदानी 8-10 दिन तक आए, जो धारावी अदानी को दे दिए। वो धारावी के जगह अदानी को मुंबई में क्या क्या दिया है ये हम सोच नहीं सकते, इतना सब दे दिया। वो भी डिस्कशन 8 दिन के बाद चुप हो गया, मतलब इसका रिजल्ट अभी तक नहीं। उसके बाद अभी औरंगजेब आ गए, औरंगजेब के बाद दिशा आ रही,
दिशा के बाद अभी ये कुणाल आया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब मुद्दे इंपॉर्टेंट है तो इसका फाइनल कंक्लूजन आना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल से आज के घड़ी में, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में जो भी अभी आज आप सभी को मालूम है ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन ये कोई नहीं रहेगा। एयर क्वालिटी के बारे में कोई बात कर सकता है मुंबई के? आज के घड़ी में मुंबई में साफ हवा मिल रही है क्या? यही मुंबई में या जो महाराष्ट्र में या देश में जो भी शहर है, वहाँ पे जो गुंडे आप कह रहे, जैसे आपने कहा कि धर्म में जो राजकारण चालू राज साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं महाराष्ट्र का सदी तक लेके जाने के लिए सोच देनी चाहिए। बल्कि जो हमारे महात्मा हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, या और जो भी है, ये सभी का नाम का फायदा लेके हमें राजकारण नहीं करना चाहिए। हमें महाराष्ट्र के लिए फ्यूचर सोच देनी चाहिए। पाटिल साहब, अभी आप राज साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हाल ही में कहा, दावोस में जाते हैं हर साल, दावोस में 30-30, 40-40 लोगों को लेके जाते हैं, वहां पे लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। मुझे अभी तक ये अभी चौथा वीक चालू है हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा का, ये दावोस में से आए हुए कौन से रोजगार किसको मिलने वाले इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। कौन सा उद्योग कहाँ पे आने वाला है, कौन से शहर में आने वाला है, कौन से गांव में जाने वाला है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चालू है। तो ये सब होता है क्या? अब राज साहब का अभी आज मैं कोकन बिलोंग करता हूँ, कोकन की आधी जमीन वहां पे प्रोजेक्ट आने के पहले वहां के लोग बेचना चालू कर देते हैं और वहां पे ऑटोमेटिक एक सिस्टम चालू हो जाती है वो जमीन खरीदने वालों की। मतलब ये सब इनको पहले से मालूम होता है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, वो जमीन 100, 200, 1000, 5000 में ले लेते हैं और फिर उसका भाव बन जाता है लाखों करोड़ों का। ये सब गलत है। आदित्य ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी का कंप्लेन करके 6,800 करोड़ का इंक्वायरी, पाटिल साहब 6,800 करोड़ का इंक्वायरी आज स्पीकर के कैबिन में, स्पीकर के चेंबर में डिस्कशन हुआ। शायद कुछ नहीं है, इसीलिए पाटिल साहब आपको आवाज आ रही है? पाटिल साहब सुनिए, मीडिया से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, आप एक भी मुद्दा उठाओगे वो मुद्दा पूरा होने तक, उसका फाइनल कंक्लूजन लोगों तक पहुंचाने तक आप चुप नहीं बैठिए, बिकॉज आपका भी दारूवाला साहब, today we had one something spectacular. लेकिन दारूवाला साहब, हम लोग ने एक चीज एकदम अनोखा देखा आज। अनोखा इसलिए देखा कि स्पीकर के चेंबर में आदित्य ठाकरे जी के कहने पर, लेटर पर स्पीकर सबको अपने चेंबर में बुलाते, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे जी कि 6,600 करोड़ का रोड कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ मुंबई, उसका जरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो भी आदित्य ठाकरे जी का कंपनी है। पहले हम लोग कभी नहीं, बिकॉज असेंबली किस लिए, असेंबली डिस्कस करने के लिए, वहां पर ना होकर स्पीकर के चेंबर में एक नया चीज, ये क्या परिवर्तन है दारूवाला साहब? इसमें हम बोल सकते हैं क्या इसमें सेटलमेंट हो गया? इसमें सेटलमेंट हो गया ये बोल सकते हैं ना फिर हम, क्योंकि ये तो ऑन स्पीच आया नहीं है, रिकॉर्ड पे है नहीं। दारूवाला साहब, क्या सेटलमेंट हुआ? करप्शन का सेटलमेंट हुआ? प्लीज दोनों को साथ में मिला के हाँ हैंडशेक हो गया। So this is not discussed in Speaker's chambers, huh? ये विधान असेंबली में चर्चा होना चाहिए। What is going on? अपने चेंबर में कैसे बुला लिया दारूवाला साहब? एग्जैक्टली उनको उस चेंबर में बुलाया और आदित्य जी के बुलाने पे बुलाया। ये इतनी डिटेल्स बातें आप तक कैसी पहुंची? अगर आप तक ये सब बातें पहुंची है तो प्रदीप जी शायद आपको ये भी मालूम रहेगा कि क्या हो गया, क्या सेटलमेंट हो गया। शायद आप ये हाईलाइट करिए, लोगों को आप जागरूक करिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट, क्योंकि अगर किसी को बुलाना, बीएससी मीटिंग, ये सब शायद ये वर्ड्स आप यू आर नॉट फेमिलियर विद ऑल दिस। द स्पीकर हैज द पावर टू समन एवरीबडी इन हिज चेंबर, discuss the thing whether it's going to be in the priority of the citizens or is not going to be in the priority of the citizens. एक बीएससी मीटिंग होती है जो चेंबर में होती है स्पीकर के, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स, मिनिस्टर्स, रूलिंग, ऑपोजिशन सबको बुलाया जाता। तो उसके अंदर अगर ये आप कह रहे हो कि कांग्रेटाइजेशन का अगर मसला है, मुद्दा है, तो शायद ये इससे कुछ हैजर्ड हो सकता है। आदित्य ठाकरे जी के पास कुछ स्पेशल इनपुट्स रहेंगे, उन्होंने इसके बारे में शायद कहा रहेगा, तो मे बी इट वांटेड टू बी डिस्कस। और इसके अंदर कोई भी चीज यहाँ पे बिलो द टेबल, अंडर टेबल ऐसा नहीं होता। राज जी का मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूँ, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ
राज जी दिल से बात करते हैं और वो जो मुद्दे प्रेजेंट करते हैं वो एक सर्वसामान्य आम नागरिक के जनते को वो प्रेजेंट करते हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली रिस्पेक्ट राज ठाकरे साहब. Likewise, what our Congress spokesperson said that I am supporting Kundra. No, मैंने बोला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल देना चाहिए, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अगर उन्हें कोई बेअदबी करी है तो उसे लॉ के हिसाब से अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, इफ इट इज ब्रिंगिंग डिसग्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, ही शुड बी पनिश्ड. मगर बात करने के ऊपर किसी के ऊपर ये सारे जोक्स, अब देखिए कोविड के टाइम में ये खोके ये वो सर्कुलेट हो रहे थे, we all were enjoying it. It was not so hard and fast. मैं मेरे अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते से, और जो कॉन्क्रेटाइजेशन का है उसके ऊपर मुझे भी कुछ रिजर्वेशन है. जहाँ पे जरूरत है वहां पर होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए. एक आम नागरिक में पहले हूँ फिर प्रवक्ता हूँ, ये बात आपके चैनल पे प्रदीप जी, राजीव जी आप भी इंडोर्स करेंगे. अगर मेरी पार्टी का अगर कोई स्टैंड है तो मैं कहूंगा क्या मेरा इंडिविजुअल स्टैंड कुछ और है. कामरा जी की जो जोक्स है, आई बीन अप्रिशिएटिंग, आई बीन इवन एंजॉयिंग इट इन अ लाइटर मोड. अनलाइक Kunal Kamra, there are so many stand-up comedians which I watched. Yes. But to attack and to break the hotel down, I said that was That's unwarranted. stupid. That's stupid. बट दारूवाला साहब बहुत कुछ हो रहा है. आप आरएसएस के प्रवक्ता भी हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हो. फहीम खान जैसे आगे एमएनएस के स्पोक्सपर्सन पाटरे जी, फहीम खान का घर को उजाड़ा गया, बुलडोजर चला दिया. यहाँ पर कुणाल कामरा जिस भांजा स्टूडियो को तोड़ दिया गया, वहां अलग अलग जगह पे जफर अली संभल में उनको अरेस्ट किया गया. जफर अली उनका कहना है कि योगी सरकार का कहना है कि रॉयट्स को भड़का दिया. तो तरह तरह के ये सब माइनॉरिटी है, एक प्रकार से वो उस प्रकार से भी देखना चाहिए. तो कैसे आप देखते हो, इज द लॉ राइट? देशद्रोह का केस ठोक देना, बुलडोजर को इस्तेमाल करना, कैसे देखते हो? कमिंग टू नागपुर राइट्स, फर्स्टली अबाउट औरंगजेब की कब्र और उसको डेमोलिश, इसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो हमारे प्रचार प्रमुख है सुनील जी अंबेकर, उन्होंने क्लियर कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, औरंगजेब की कब्र ये एक इररेलेवेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर डिस्कस करना, इतना एयर टाइम वेस्ट करना और इतने प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट का टाइम वेस्ट करना ये बिल्कुल गलत है. जब मेरे संघ के हमारे प्रचारक भी ने कहा, दत्ता जी ने कहा, इफ इट्स इररेलेवेंट सब्जेक्ट आई विल नॉट इवन वेस्ट अ सेकंड ऑन दैट. नाउ कमिंग टू नागपुर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ. किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, अलेजेड कंस्ट्रक्शन किया, जब वो करता है तो क्या परमिशन लेके करता है? जब वो परमिशन लेके नहीं करता तो फिर उसके नोटिस देने का, उसको प्रूफ करने का वक्त देने का, ये आई थिंक इट्स अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ द कोर्ट. मैं इसके पहले एक शो किया था ऑन, आई वाज ऑन टाइम्स नाउ राइट नाउ, दे वर सेइंग द सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है, क्या उसे 15 दिन की नोटिस दीजिए, उसे अपने आप इनोसेंस प्रूफ करने का वक्त दीजिए. मैं ये कहता हूँ, बांधने के पहले क्या उसने एप्लीकेशन दिया था कि मैं इलीगली बांध रहा हूँ? मैं तो ये कहता हूँ अगर वो इलीगली बांधा है उसे इरेज करो. अगर वो बाद में प्रूफ करता है कि इलीगल नहीं था, कॉर्पोरेशन अपने जेब से खर्चा करके बांध के देगा उनको. हम ऐसा वन सेकंड आई एम नॉट सी लॉ इंटरप्रिटेशन, राजीव सर यू नो व्हाट हैपेंड. वो तो आपने देखा क्या, जो आदमी ने वो बलात्कार किया उसने बंदूक के ऊपर उसके हाथ के निशान नहीं आए तो वो पुलिस 5 लोग सस्पेंड हो गए. मगर व्हाट इज अबाउट द एक्शन? उसके हाथ में वो रिवॉल्वर नहीं आया, वो उसने ग्रिप नहीं पकड़ा, ट्रिगर कॉक नहीं किया करके वो बेकसूर है. तो एनीवे दिस इज द लॉ का इंटरप्रिटेशन, मींस हाउ यू रीड इट, एंड दिस इज व्हाट द लॉयर्स डू एंड द जजेस सेव देयर स्किन. आई एम सेइंग they only read between the lines and they interpret the lines and give the judgment. But over here when we say we are a party with a difference, we know what is happening above the board, below the board. हम लोग सब लोग एक नागरिक है यहाँ पर. अगर हमारे घर की अगर कोई घंटी बजाता है और हमारे साथ अगर कुछ दुष्कर्म करता है तो हमने कोर्ट में जाना है और जस्टिस को मांगना है. और वहां पर अगर वो जो ऐसे उल्टे सीधे वकील, सब लोग प्रदीप नायर जैसे सीधे वकील नहीं होते सर, वहां से वो छूट जाता है. तो देयर इज लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स. कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश का संविधान है, उसे हमने मानना है, हाई कोर्ट को अपहेल्ड करना है. मगर ओपन मार्केट में क्या हो रहा है आप लोग सब जानते हो. यहाँ पर जमीन जहाँ पे दिखी वहां पे लोग इलीगली बांध रहे, फिर कोर्ट के दायरे में, कोर्ट के गाइस के नीचे वो लोग प्रोटेक्शन ले रहे. सर मैं तो कहता हूँ ये डेमोलिशन होना चाहिए, बुलडोजर बाबा महाराष्ट्र में आना चाहिए.
यहाँ पे शासन का डर होना चाहिए। डर वाला जो साहब। यहाँ पे सरकार की प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, पैसा उससे रिकवर करना ये Sir, गलत that is बात नहीं the है। ruling of the This is court. my दारूवाला take साहब, on आप दारूवाला साहब, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, but you're this close to it. The point is, these laws were made for the protection of common people. कि कोई बिल्डर आकर के उनको बाहर ना निकाल दे, कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बुलडोजर बाबा। सर एक सेकंड सर, मैं आपको मौका दूंगा सर। सर मेरे आधे सेंटेंस के बाद आप बोलना शुरू करें। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं बुलडोजर बाबा वगैरह वगैरह, ये सिर्फ गरीब गुरबा लोगों के ऊपर क्यों अप्लाई होती हैं सर? जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जमींदार हैं, बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके सामने कभी बुलडोजर नहीं आता। एंड आई कैन पॉइंट आउट एवरी कॉर्पोरेट बिल्डिंग ओवर हियर फ्रॉम नारिमन पॉइंट टू बीकेसी वेयर देयर इज इलीगल कंस्ट्रक्शन सर। तो वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं जाता सर? बिल्डिंग के पास आज भी ओसी नहीं है राइज में। जी मालूम है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं दारूवाला साहब, why does the bulldozer not go to all these big corporates? अगर आप बात जानने के लिए तैयार है, अगर आप सुनने के लिए तैयार, मैं सुनने को तैयार हूं, आप बोलिए सर। सर you have an open forum, please go ahead, please go ahead. I will tell you, जो 6 महीने से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, शॉप्स, रोड वाइडनिंग, Sir, once again, Nasir Saab wants to leave. Nasir Saab, I think you have to go to another channel. Ek second, sir. Sir, Nasir Saab has to go to another channel. We say thank you to him. Thank you so much, Nasir Saab. Namaskar, sir. Thank you, Jai Hind. जी। I said I'll take this last question. नमाज का वक्त है यहाँ पर। जी जी What बोलिए I'm सर। telling you, sir, पूना में रात दिन सैटरडे, संडे और मंडे यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट निकलने की कार्रवाई चालू है। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की कार्रवाई चालू है। यहाँ पे नो एंट्री में से आने वाले लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है। अगर यू चूज नॉट टू सी इट एंड नॉट टू ब्रिंग इट ऑन योर चैनल एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग यू वांट टू डिबेट इट, आई कैन नॉट हेल्प यू सर। मगर लास्ट दारूवाला सर, आई हैव वन, आप बोल रहे हैं कि नौकरी में आने वालों के पास शुरू है सर। बोलो बोलो पाटिल जी, दारूवाला साहब सुन रहे हैं। आपने अभी बयान किया कि जो नो एंट्री में आते हैं उनके ऊपर फाइन लगाना चालू कर दिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो पूना में कार्रवाई आपकी चालू है, पूना में रोड वाइडिंग के लिए, रोड बढ़ाने के लिए ये सब कार्रवाई चालू है। उनको नोटिस देके कोर्ट से सब परमिशन लेके सब चालू है, वो ठीक है। और रास्ते बनाने वालों के ऊपर कब गुना दाखिल होने वाला है? क्योंकि फाइन तो खाली सामान्य, अभी आपको मालूम होगा 100 का फाइन आपको भी परवड़ेगा नहीं। 1000 रुपया, 1500 रुपया, जो भी पैसा वसूल करना है वो कॉमन मैन से वसूल करना है। आपने अभी 2 बातें जैसे बताई, मैं यही आपको शुरुआत में बताई मेरे डिबेट में। मैंने आज किसी के ऊपर कुछ नहीं बोला, मैंने खाली जो आज के सोशल वर्ल्ड में जो चाहिए इंपॉर्टेंट, लोगों ने पिछला भूलना चालू हो चुका है, इसलिए ये बिंदास हो चुकी है सरकार। आपके लिए दारूवाला साहब, आपने बताया कि आपके आरएसएस के प्रवक्ता ने बताया कि औरंगजेब इज नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर महाराष्ट्र और इंडिया, तो यही मैं बता रहा हूं कि औरंगजेब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपने इसके पहले बताया कि आदित्य ठाकरे के पास कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट रहेगी, इसके लिए जो स्पीकर है लोग हमारे, वो लेके उनको बैठे थे। तो मुझे यही बताना है कि 6,500 करोड़ का अगर कुछ घोटाला है, उसके बारे में कुछ आउटपुट है, तो मेरे ख्याल से एक तो कोर्ट में या जनता के सामने, मतलब विधानसभा में ये बात होनी चाहिए थी। अंडर द चेंबर, किसी के पर्सनल चेंबर में जाके ये बातों के जो उन्होंने जो भी आंसर दिए होंगे, ये भारत के या महाराष्ट्र की जनता को मालूम नहीं। और दूसरी बात, ये जो आपने फाइन का बताया, ये फाइन बस लोगों से पैसा वसूलना है, लोगों को तकलीफ है। आप अभी बता रहे हैं कि कोई नो एंट्री में आता है, नो एंट्री कहां से आते हैं वो भी आप देखने चाहिए। अभी मैं कोकन में जहां से बिलोंग करता हूँ, NH66 जो बन रहा है, कुछ गांवों का, मतलब एक गांव में जो हमारे पास उसको वाड़ी बोलते हैं, मोहल्ला बोल सकते हैं आप, वाड़ी, वो एक वाड़ी ए साइड में गई, एक वाड़ी वो रोड के वो साइड में गई। अभी स्कूल वो साइड है, रहने वाले लोग ये साइड है, उनको 3-3 किलोमीटर घूम के जाना है। अभी वो नो एंट्री पकड़ेंगे या उनको अगर जरूरत है तो 3 किलोमीटर से अच्छा है कि जो वे है वो पकड़ के निकल जाए। कुछ चीजें भी करनी चाहिए और कुछ चीजें जैसे आप बोलते हैं
तो Let him लॉ एंड reply, ऑर्डर yes to को go for रोड namaz. बनाने वाले उनके ऊपर भी होना चाहिए। Sir, sir, लोगों sir. को तकलीफ दी कि रोड बनाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र को पूरे खाली कंस्ट्रक्शन के लिए नितिन सुनो गडकरी ना साहब जहां भी जा रहे हैं रोड बना रहे, रोड बना रहे। ये रोड से महाराष्ट्र जुड़ जाएगा क्या? हम हवा से भी ट्रेवल कर सकते हैं साहब, जी लोगों बोलिए को बोलिए ट्रेवल बोलिए के लिए बोलिए। हवा से भी जा सकते हैं। दारोगा साहब, प्लीज प्लीज बाय रोड प्लीज। जा सकता है। अभी हर जगह हम 8 से 10 घंटा 15 घंटा, मतलब यूपी भी। अरे पाठक साहब, उनको जवाब तो देने दो। 24 घंटा मोर देन इनफ थे। पाठक Leave, साहब, sir. let him talk please. जी जी, दारोगा साहब प्लीज आंसर एंड देन I'll just take a leave. मैं देखो मनसे के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मैंने सर आंखों पे उनकी बातों से सहमत हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि उनके वाड़ी में ये साइड से वो साइड जाने के लिए दिक्कत है, वहाँ के लोकल पीआई को मिलके अगर वो कहते हैं, मैं मेरी बात कहता हूँ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, मैं जाके मेरे पीआई को बोलता हूँ सर ऐसा ऐसा है, कुछ दिन के लिए वो लोग बेशक अलाउ करते हैं, मगर ओवरऑल जो लॉ ब्रेक हो रहा है, जो ट्रैफिक के रूल्स को लोग ऐसा बोलते हैं ना एकदम फालतू समझ रहे, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू हुआ है। मैं एक बात कहता हूँ, बेशक आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 2-2.5 साल पहले अभी हम सत्ता में आए हैं, 5 साल के बाद में, बेशक यहाँ पे खुशहाली नहीं है, बहुत काम करना बाकी है, जितना भी करो उतना कम है। मैं आपके बात को, आपके हर एक सजेशंस को वैल्यू से सुन रहा हूँ, मैं आपके साथ आर्ग्यू करने के लिए आर्ग्यू नहीं कर रहा। मैंने कहा आपके जो नेता है राज ठाकरे साहब, वो जब बात करते हैं तो मैं उनका हर एक भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि वो आम 30 जनता तारीख को आ जाइए शिवाजी पार्क पे, आ जाइए छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान। सर 30 तारीख को आइएगा सर, गुड़ी पड़वा वाले दिन आइए। आरएसएस का प्रवक्ता है दारूवाला साहब। नहीं तो आरएसएस सपोर्ट्स राज ठाकरे, ऐसी क्या बात है, उसमें जो क्या राज है? ठाकरे साहब जब बात करते हैं ना, वो कॉमन मैन, मैं बोल रहा हूँ ना, कॉमन मैन आर.के. लक्ष्मण जैसा दिल से बात करते हैं। जी दुरुस्त बात। खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोगों को वेदना है, तकलीफ है, टोल का परेशानी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ राज साहब की, उनके सजेशंस इतने वैल्यूएबल है। अगर वो गवर्नमेंट उसमें से 25% भी इम्प्लीमेंट करने में सक्षम रहे, But now you are in a very influential position. सरकार है ना सर, दारूवाला साहब, you are the most influential man in Maharashtra. At the moment, you are the most influential man in Maharashtra, sir. You are you represent both the RSS and the BJP. I am not refuting. So I will take your leave. It is Please, thank you very much. मुकेश गांधी साहब, एक चीज आपको पूछना था। Thank you. Thank you sir, thank you. एक बार फिर रमजान मुबारक सर, thank you. महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र सर। मुकेश गांधी साहब जैसे पाटरे साहब जैसे बोल रहे हैं, विद द गवर्नमेंट फेवरिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे आरोप है आप पर कि वो शक्तिपीठ जो महामार्ग आप बना रहे हो नागपुर टू गोवा, वो टोटली आप पुश कर रहे हो ताकि अडानी अंबानी ऐसे लोग, ये सबकाल जी का आरोप है आप पर कि यू आर फेवरिंग, आप हर प्रोजेक्ट को इसलिए पुश कर रहे हो रूरल एरियाज में, हर चीज में, बिकॉज यू वांट टू फेवर द इंडस्ट्रियलिस्ट। आपको जेन्युइनली लोगों का हित बिल्कुल दिमाग में नहीं है मुकेश गांधी साहब। सर बात ऐसी है कि अभी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बहुत जोर से सारे भारत में और विश्व में चल रहा है, तो इसकी प्रॉस एंड कॉन्स तो रहने वाली है। अभी आप यहाँ से समृद्धि मार्ग से, मैं अभी लास्ट टाइम शिरडी गया था, तो उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे होल्डिंग सेंटर बनाए हैं, गांव में जाने के लिए डाइवर्जन रोड भी हाईवे से दिए हुए हैं, सब अरेंजमेंट प्रैक्टिकली जितनी हो सकती है इतनी इन्होंने, गडकरी जी ने, और ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो होती है, इनके जो रोड के देखने वाले, ये लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस ने वगैरह ने, शिंदे जी ने वर्कआउट किया हुआ है। पर क्या होता है कि कभी भी कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होता है, अभी जैसे आज यहाँ हमारे साउथ बॉम्बे में आप देखो तो कोस्टल रोड होने के कारण हमारे यहाँ का गिरगांव का एरिया, हमारा उधर मेट्रो का काम चल रहा है, तो कितने टाइम से गिरगांव का रोड आज आप देखो तो लास्ट 5-6 सालों से गली हो गई है रोड की। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तब बहुत लोगों को सहना भी पड़ता है, ये भी हकीकत है। ये इनके लिए अभी ये कॉन्क्रेटाइजेशन का जो बात चल रही है कि चैम्बर में बैठ के किया, ये किया, पहले आपको मालूम है सर ये अटैक है शिंदे साहब के ऊपर। राजीव जी मेरी बात सुनिए, कोस्टल रोड का जब काम चल रहा था तब उसके एस्केलेशन ऑफ द कॉस्ट के लिए शिंदे जी उनके सामने अपोज करते थे। बाद में शिंदे गवर्नमेंट आ गई और सब हो गया और कोस्टल रोड का एक्सकेलेरेशन रेट और बढ़ गया। फिर उद्धव ठाकरे जी ने उनके ऊपर आक्षेप किया।
पर कॉमन मैन को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लोग फैसिलिटी देखते हैं, पर बंबई आज बहुत खराब टाइम से गुजर रही है। बंबई में रोड सीमेंट कंक्रीटाइजेशन के कारण गली गली के अंदर जहां जरूरत नहीं है वहां भी सीमेंटों का रोड बनाने का काम का जो आयोजन किया गया है, तो ये इसमें करप्शन भी है, इंटरप्शन भी है और नॉन डेवलपमेंट के नाम पे सर इट इज द वर्स्ट थिंग बाय द वे। सर मुकेश गांधी साहब एक मेरी बात सुनेंगे आप? सर आधे सेकंड की मेरी बात सुनेंगे आप और पाटरे साहब? हाँ प्लीज। राज ठाकरे जी से इस पे मेरी बात हो चुकी है, पहले कई बार बात हो चुकी है और उसके बाद बाकी और लोगों से भी बात हुई, स्पेशली एमएनएस के जो लोग हैं। आई एम श्योर पाटरे साहब वुड बी नोइंग अबाउट इट। पाटरे साहब इसके बारे में जरूर जानकारी रखते होंगे। आपको मालूम है सर, बाकी जितने भी यूरोप के शहर हैं वहां पर कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं होती है। मालूम है आपको? कॉन्क्रीटाइजेशन इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। कॉन्क्रीटाइजेशन पोल्यूशन के लिए, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए इट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। अगर आप एग्री विथ यू सर, अगर आप मेटल रोड यानी मेटालिक टार्ड रोड जो पहले बनती थी अगर ऑनेस्टली बनाएं तो एक एक रोड मिनिमम 2 से 2.5 साल चलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लोग ऑनेस्टली नहीं बनाते थे तो हर 3 महीने में खराब हो जाती थी। इसलिए इन्होंने क्राइसिस क्रिएट करके कॉन्क्रीटाइज रोड स्टार्ट कर दी। आपको मालूम है कंक्रीट से जो बाहर वो बुरा निकलता है ना सर, इट गोज स्ट्रेट इनटू योर लंग्स, इट डिस्ट्रॉयज योर टायर्स, डिस्ट्रॉयज योर व्हीकल्स, destroys your lungs. That's what happens. Or why do we do it? Because there's money in it, sir. सीधी सादी बात है. Everybody makes money. सीधी बात है. Everybody makes money. And the maximum money is made by hospitals. ये भी बता दूं. पाटरे साहब मुझे आपको पूछना चाहता हूं, ये अटल सेतु, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट, फिर वही वाधवान बंदर, मेट्रो 14 मेट्रो लाइन, तो किस प्रकार से देखते हो? क्या आपको लग रहा है डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, हो रहा है? किस प्रकार से आपका विजुअलाइजेशन है? सर मैं नहीं, सर, आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर आपको वर्ल्ड में यहाँ पे घूमने जाना है जी, तो आपके मन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप घूमने जाना चाहते हो वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी ग्रीनरी हो, बीचेस हो, हर प्रकार से। कहाँ पे? मतलब एक स्पॉट आपके, मतलब एक जैसे स्विट्जरलैंड होगा, लंदन होगा, यूएस होगा, आप बताइए सर, आप बताइए, आप बोलिए। मतलब बाली होगा सर, यू चूज। तो आप कहाँ पे जाना चाहते हो? मैं तो ऐसे फ्लोरिडा जैसे जगह जाना चाहता हूँ, बीचेस है, ब्यूटीफुल सब लैंडस्केप्स है। एग्जैक्टली, मतलब आपके माइंड में कुछ तो सेट है कि वहां पे मैं एंजॉय कर सकता हूँ, या मुझे जो मेरे दिल को सुकून देना है वो मैं वो फ्लोरिडा जाके मिल सकता है। तो सेम थिंग यहाँ पे करप्शन, अभी हमारे गांधी साहब ने ही बताया, शायद वो अजीत पवार एनसीपी के तरफ से है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि मुझे किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गांधी साहब भी सहमत है कि ये कंक्रीट को जो हो रहा है, इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे मुंबई में कितने सीमेंट की कंपनियां चालू हो चुकी है जो मुंबई के अंडर काम कर रही है, सीमेंट बना रही है यहाँ पे, और रोज के रोज ये लोड करना बहुत इजी हो चुका है प्रोसेस, और रात को आके इलीगली काम करना, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। मैं लास्ट 1-1.5 महीने में मेरे यहाँ पे गए 4-5 साल से कंक्रीट का काम चालू है। एक 1.5 किलोमीटर के रेंज का, 1.25 किलोमीटर के रेंज का रोड है, उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर था एमके अदानी, वो कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। अभी ऐसा काम चालू है कि रात को आता है, कोई भी किधर से भी लाइन डाल रहा है, कोई भी खोद रहा है, किसी का कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं। इन्होंने जैसे बताया इसमें करप्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरी बात ये सब यहाँ पे मुंबई के आजू बाजू में बन रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा हमारे मोदी साहब ने भी यहाँ का जो डायमंड मार्केट है वो उठा के गुजरात लेके गए थे। वहां के खुद लोग छोड़ के यहाँ पे फिर से वापिस आए, बिकॉज जीने के लिए हमें सुकून चाहिए। वो सुकून ये मुंबई और आजू बाजू के सिटी में मिलता है, इसीलिए पूरे इंडिया से लोग मुंबई आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे जीने के लिए आते हैं। तो इसके लिए ये सब मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है। हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी अभी खराबी जो है ये है सीसी के रोड, जैसे आपने बताया लंग्स के, मैंने लास्ट डिबेट में भी बताया था, आप जाके चेक कीजिए डॉक्टर के पास आने वाले 100 में से 70 पेशेंट तो बस सर्दी और जुकाम के लिए आ रहे जी।
करेक्ट। नहीं, ये के लिए आ रहे हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन तो ऑफ इसका रोड रीजन यही के है नजदीक कि हर टायर बहुत के बड़ा बाद, मतलब बहुत बड़ा हमारी गाड़ी झमेला होने एक वाला है। व्हील एक बार घूमता है, उसके साथ ढेर सारी मट्टी या सीमेंट का जो उसका ऊपर का जो लेयर रहता है वो छोड़ते छोड़ते निकलती रहती है। तो ऐसे लाखों करोड़ों गाड़ियां घूम रही है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो बिल्कुल मट्टी बची नहीं है आजू बाजू में। पूरा जब हमारे 20 साल पहले की बात, अगर 2000 पहले की देखोगे, तो हमारे जो फुटपाथ है, ये फुटपाथ जो थे ये पूरे मट्टी के रहते थे। तो उसके वजह से ये खर्चा भी बहुत कम था। हर बार पाइप निकालना हो या कुछ रिपेयर करना हो तो मट्टी के रोड रहते थे, उसको मट्टी निकाल के फिर से मिट्टी बिठा देते थे। फिर ये पेवर ब्लॉक का पैटर्न लादी आया, लादी चलना चालू हो गया। दुरुस्त। लादी के सब बाद पैसा पेवर ब्लॉक, कमाने के पेवर ब्लॉक सब के बाद पैसा अभी कमाने सीसी। के लिए सब पैसा कमाने के लिए और पब्लिक को हैरान करने अरे के लिए। मुकेश गांधी साहब और मनीष पाठरे साहब, आज की तारीख में स्थिति ये है, बांद्रा में, जुहू में, सांता क्रूज में अच्छी भली अभी अभी 3 महीने पहले बनी हुई सड़क, उसको दोबारा खोद दिया गया। इट इज बीइंग रिपेयर्ड अगेन। आई डोंट नो व्हाई। वो भूल गए थे, वो कुछ लाइन डालना भूल गए होंगे। जी, और नहीं सर, लाइन डालना नहीं पूछे। 31 मार्च आ रहा है ना सर, बजट हैज टू बी कंप्लीटेड। 31 मार्च के पहले पहले पेमेंट हैज टू बी मेड। अगर पेमेंट नहीं होगी तो वापस कैसे आएगी, खुद सोच के बताइए, क्योंकि अगले साल का बजट तो 1 अप्रैल से चालू होगा। सर, मुकेश गांधी साहब, मनीष पाठरे साहब, प्रदीप नाम्बियार साहब और हमारे जितने भी दर्शक हैं, सर ये शहर हमारा है। इस शहर जितना खूबसूरत शहर और कोई नहीं है सर, मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में। आई वुड नॉट लाइक टू लिव एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट हियर इन मुंबई। मैं दिल्ली वाला हूं सर, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं सर। सच अ ब्यूटीफुल सिटी, मुंबा देवी का शहर है सर। आपको मालूम है, आज तक कभी मुंबई शहर की हिस्ट्री रही है, आज तक कभी कोई सुनामी, कोई हरिकेन मुंबई में नहीं आया। मुंबा देवी की ऐसी कृपा रही है इस शहर पे कि सामने से बिल्कुल लग रहा होता है कि टाइफून इज गोना हिट हियर, इट गोस स्ट्रेट टुवर्ड्स द गुजरात कोस्ट। मुंबई में नहीं आता है। मेरा ये कहना है सर, ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स हियर, वी नीड टू प्रिवेंट दिस करप्शन। तो जो इन्होंने एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता के बारे में कहा है ना सर, वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है हर एक के ऊपर। आई एम नॉट जोकिंग सर, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज नॉट गुड। अभी रोड रिपेयर हुई है। लाइन जोड़ना चाहता हूं कि आपने जैसा बताया कि मुंबई बेटर टू स्टे, लेकिन ये मुंबई को बचाना भी अभी हमारा कर्तव्य है। इसके ऊपर जो अभी उसको इलीगल नहीं बोल सकते, लीगली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ये लीगल कंस्ट्रक्शन भी, ये हमें मालूम है कि ये 7 बेटों से बनी हुई मुंबई है। मुंबा देवी का आशीर्वाद है, अब तक हम सही सलामत है। लेकिन ऐसे ही लोड, सीमेंट का लोड, बिल्डिंग्स का लोड और ये ब्रिजेस वगैरह, ये जो हम पानी में जा जाके हमारे ये जो नेचर को चैलेंज दे रहे हैं, ये जाके हमें कभी पड़ने वाला है। तो मुकेश गांधी साहब, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। मुकेश गांधी साहब, एक सेकंड सर, सर सर सर, जो अभी पाठरे साहब ने जो बोला सर, आपको याद होगा श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गालियां माफ की थी, 100वीं गाली पे उसका सिर काट दिया था। सर, हमारी 100 गालियां खत्म होने वाली हैं, बस इसके पहले के समंदर अंदर आ जाए। मुकेश गांधी साहब, सबको जागने की जरूरत है। अब आप बोलिए। राजीव जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा कहने का था एक ही बात कि कॉरपोरेटर नहीं है, नगर सेवक है जी। पर हमारे यहाँ नगर सेवकों ने इतना बड़ा करप्शन आज तक किया है और आज नगर सेवकों का इलेक्शन वापिस होता नहीं है और पूरी सरकार ने अपने हाथ में सत्ता ले ली है और मुंबई को मैस कर दिया है जी। आज मुंबा देवी का जो आशीर्वाद हम कहते हैं, वो मुंबा देवी के दर्शन के लिए मैं अभी गया था गए वीक में, तो पूरा रोड तोड़ दिया है सीमेंटाइजेशन के कारण जी। बेचारे भक्त लोग हैरान होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, गाड़ियां नहीं जाती हैं, मार्केट जवेरी बाजार खलास हो गया। और आप मुंबा देवी का हम नूतनीकरण करने वाले हैं, बड़ा ये बनाने वाले हैं, आज तक वहां कुछ नहीं हुआ है। और मैं राजीव जी अंत में इतना ही कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी का वाक्य, हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर को नगर सेवक बनना है, ये सेवक बनने चाहिए, फिर चाहे वो शिंदे जी के हो, पवार जी के हो या फडणवीस जी के हो, पर या मनसे के कल आने वाले होंगे, पर ये सेवक बन के काम नहीं करेंगे
तो हमारा मुंबई खत्म हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतनी देर तक हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है आप सब लोग मुंबई से बहुत मोहब्बत करते हैं, पूरे महाराष्ट्र से बहुत प्यार करते हैं, एंड सो डू वी सर। दिस इज आवर सिटी, लेट्स प्लीज प्रिजर्व इट, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। पाटिल साहब नमस्कार, और गांधी साहब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, वंदे मातरम, जय शिवाजी। Pradeep ji, really and truly, let's be very, very clear. You've seen it yourself. You've seen it near your house. बिल्कुल। A road has just been made, yes, and within a month, you've got somebody digging it up again. This is what is happening even in Juhu. Now, on Juhu Tara Road, that road had been repaired 3 times in front of my eyes. अब चौथी बार हो रही है रिपेयर सर। ये हो क्या रहा है? अभी भी कौन खोद रहा है, कोई अडानी खोद रहा है, कौन खोद रहा है। Now new cables are being laid, those huge big electricity cables, and those fiber optic cables are being laid again. अरे यार तुम first they used to say that you have to give complete information about who's digging a road, yes, who's the contractor, what is the person's contact, वो सब बोर्ड पे होता था। हाँ, अभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, अभी कोई खोद रहा है, किसी को पता ही नहीं कौन खोद रहा है। So no wonder the MNS is on the rampage, and when the MNS goes on the rampage, people better listen. That's all that I'm saying. और जो उन्होंने पाटिल साहब ने बोला ना, स्पीकर साहब के कैबिन में क्या कुछ शेक हैंड हो गया, क्या हुआ? इम्पोर्टेंट स्टेट के इम्पोर्टेंस के बाद स्पीकर के चेंबर में I don't understand. असेंबली इन सेशन, असेंबली सेशन है, आप क्वेश्चन पूछे, You cannot, उनको उत्तर देने के लिए बोलिए। You cannot have a private discussion about a question which has been placed on the floor of the house within the speaker's chamber. You can't do that. You have to reveal what took place over there and you have to answer. 6,600 करोड़ रुपए, 6,600 करोड़ का alleged scam है। अमित साटम साहब ने भी, by the way, which is very strange, एक तरफ आदित्य ठाकरे, एक तरफ अमित साटम, and both are saying the same thing. ये क्या हो क्या रहा है ये? And then the speaker intervenes and calls everybody in the That's chamber. right. And in the chamber, no discussion in the house. आप हाउस में डिस्कशन मत कीजिए, मेरे चेंबर में आके बात कीजिए। But one thing I agree with Ali Darwala साहब, as usual, Ali Darwala साहब takes the cake over here. As he said very, very clearly, Kunal Kamra is not to be taken seriously. He's a comedian. A comedian is not supposed to be taken seriously. What's the matter with you guys? And if he has said something which is completely violative of the law, arrest him. I also agree with Shiv Sena when they say we are ministers later, we are Shiv Sainiks first. Yes. और कोई भी हमारे लीडर का अपमान करेंगे, हम शिवसेना जैसे जवाब देंगे। देखिए साहब, ऐसा है, अगर शिवसेना ऐसा नहीं करेगी तो वो शिवसेना नहीं है। बिल्कुल सीधी सादी बात है। After all, we have the example, Pradeep ji, let me remind you, we have the example of the Uddhav Sena. उद्धव ठाकरे साहब अभी आइसोलेटेड क्यों हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सेना ये सब भूल गई थी करना। Let's be very clear. आज एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, प्रताप सरनाइक क्लियर कट सर, मैं शिवसैनिक पहला हूँ, बाद में मंत्री हूँ। जी। हमारा नेता को अपमान किया, हम पहले अपने हिसाब से हम उसको देख लेंगे, उसके बाद जो केस होगा देखा जाएगा। केस को भी हम देख लेंगे। तो वो सर 12 लोगों को बेल तो मिल गई है ना, इमीडिएट, ऐसी क्या बात, इमीडिएट। The magistrate granted them bail within 12 hours. And Kunal Kamran either apologize or before Sir, he comes to Kamran नहीं है, Maharashtra, Kamra, talk about Kamra. He has to either apologize or brave these people. But I think an FIR has already been registered. Just an apology won't do right now. I think एक वो केस रजिस्टर हो गया सर। apologize करेंगे तो मारपीट जो होने वाला हो तो बच जाएंगे। अभी तो the whole महाराष्ट्र जो एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना, लेकिन प्रदीप जी ये बताइए, absolutely aggressive। मैं सर वो TV9 पे देख रहा था कि वो 3 महिलाएं हैं, एक उद्धव ठाकरे सेना से और एक कांग्रेस से और बीच में एकनाथ शिंदे सेना से, वो वही गाना गा रही हैं अलग अलग तरीके से जो उद्धव ठाकरे सेना की, क्या नाम है उनका, अंधारे जी, वर्डिंग चेंज कर दी है विजय। नहीं, जो सुषमा अंधारे जी जो हैं, हाँ, उन्होंने तो वही गाना गाया, वो गाना गाया, और कांग्रेस की जो है उन्होंने भी वही गाना गाया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बीच में जो है वो बीजेपी के हैं कि वो उधर की हैं, शिंदे साहब की, शिंदे सेना, हाँ शिंदे सेना की है। ये तो सुषमा अंधारे जी, और क्या आवाज है, बड़ी अच्छी आवाज है यार, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, तो बहुत अच्छे तरीके से ये गाती हैं। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या? मतलब शी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, दैट शिवसेना एकनाथ सेना बोले कि एक पॉलिटिशियन इज देयर, पॉलिटिशियन जैसे बात करे, आप कॉमेडियन पहन के, कॉमेडी के कपड़े पहनकर पॉलिटिशियन की बात करें। कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, जो आप कह रहे हैं, yes, yes. कहने का मतलब ये हुआ कि कुणाल कामरा साहब का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, वो टोटली एंटी बीजेपी है अभी तक। एंटी यू कैन से इज नॉट राइट विंग, इज एंटी राइट विंग। कहने का मतलब ये हुआ
के जो लेफ्ट विंग यूनिवर्स है उनके हैं, उनके हैं। स्पेशली कांग्रेस राहुल जी के साथ जोड़ो यात्रा में जुड़ना, वो इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं ऑफ कॉमेडियन इज नॉट, सो दैट रेजेस वेरियस क्वेश्चंस। यस यस, लेट्स बी वेरी क्लियर, इफ ही इज अ कॉमेडियन देन ही शुड नॉट हैव वॉक्ड विद राहुल गांधी। अब आप राहुल गांधी के साथ अगर चल रहे हैं तो आप तो कांग्रेस ही हो गए ना यार। सीधी सादी बात है। क्या देखिए साहब, अगर प्रदीप भाई आप चले या मैं चलूं, मैं चलूं या आप चले राहुल गांधी के साथ ड्यूरिंग दी भारत जोड़ो यात्रा, वी गो देयर एज जर्नलिस्ट, वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज़ वी सपोर्ट मिस्टर राहुल गांधी। एग्जैक्टली। अब कुणाल कामरा साहब आप चल रहे हैं, आप तो कॉमेडियन हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी के ऊपर भी कभी कॉमेडी करके दिखाइए ना सर। अभी तक मैंने तो देखी नहीं है, आपने देखी है क्या? मैंने नहीं देखा कुणाल कामरा साहब को जोक्स क्रैक करते हुए राहुल साहब के ऊपर। Unlike that fellow, that Grover, what is his name? That Arun Grover, Anil Grover, जो भी लड़का है। Many of them now. I mean, वो सारे comedy has become so vulgar just to get the TRPs or get the political eyeballs. But that boy is very good. Varun Grover, that boy is very good. He cracks jokes about everybody. वो क्या song writer वगैरह भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन या तो ऐसे बन जाइए, हर एक को टारगेट कीजिए। आप सिर्फ एक मतलब राइट विंग पार्टीज जो हैं या राइट विंग के जो लोग हैं जिनको राइट विंग कहा जाता है, इवन दो बाय द वे दैट डेफिनेशन डज नॉट अप्लाई इन इंडिया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इन इंडिया देयर इज नो राइट विंग लेफ्ट विंग, देयर इज हिंदुत्व एंड नॉन हिंदुत्व। तो जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं आप हमेशा उन्हीं का मजाक क्यों उड़ाते हैं सर? कभी कभी इस तरफ भी तो देख लिया करें। कॉमेडी का सब्जेक्ट इस तरफ भी तो है कि आपको सिर्फ वही दिखता है, बस इधर उंगली कीजिए, which is I think very unfair, very frankly speaking. He's a comedian. Well, I think this is a message to all comedians. जरा आप असल में कॉमेडियन बन जाइए, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मत बनिए। या तो फिर आप जैसे प्रदीप जी आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए, join the political party and then nobody is bothered. वो ठीक है, you're known to do it, you are doing it. अरे फिर ठीक है, फिर पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे आपसे बात होगी, तर्क वितर्क होगा, आपसे बात होगी जैसे अभी हो रही है। आदित्य ठाकरे जी यही तो बोल रहे हैं इतनी देर से, कितना ऑल ओके 50 खोके इतनी देर से तो बोल ही रहे थे ना। गद्दार वद्दार जो भी संजय राउत जी तो रोज बोलते हैं, हर रोज सुबह 9 बजे उनका हो जाता है चालू, तो वहां तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप कॉमेडियन हैं तो फिर आप जरा कॉमेडियन बन के रहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। इन एनी इवेंट वायलेंस इज नॉट द आंसर एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड रिजॉर्ट टू वायलेंस। दैट इज आवर ओपिनियन राइट ओवर हियर। There is ultra virus of the but law. I also believe that comedians have a nice comedy. Even the person whom you target, he feels happy about it. I mean, he feels good. Yeah, ठीक है. And if those criticizing, there's an element of sarcasm in that. But when you do crude comedy, you want to insult. This is terrible. You want to insult somebody. You want to degrade or downgrade somebody. That is not comedy. और प्रदीप जी यहाँ पर तो कुणाल कामरा जी अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। बार एक नाथ शिंदे जी को ऑटो रिक्शा वाला बुला करके कुणाल कामरा जी अपनी जो एक जातिवाद से प्रेरित सोच है वो दर्शा रहे हैं। आई फील प्राउड, मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूं अपने आप को, महसूस करता हूं अपने आप को कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है स्टेट का, एंड दैट इज एकनाथ शिंदे। वन मस्ट एडमायर हिम। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आई मीन We have to be proud of this India, और आप लोग उसी के ऊपर जान करके उनका तिरस्कार कर रहे हैं, धिक्कार है आप पे। That's all that I can say. प्रदीप जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? No, that's what I said. You know, Prime Minister Modi एक चाय वाला सा प्रधानमंत्री बन जाता है, एकनाथ शिंदे जी गाड़ी ऑटो रिक्शा चला के सीएम बन जाता है। It is sort of inspiration for the youth of today. कि मैं irrespective of where I'm born or where I've been born, it doesn't materialize. It doesn't matter at all. What matters is my performance. That's right, and this happens only in India. Yes, and we should be proud of it. Bilkul. Instead of that, you are running it down. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। That we can only request you. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, कमेंट जरूर करें। The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation now. और We'll meet you again tomorrow. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद।